अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सो लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व कर रहे थे एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 6 वी हैड सॉल्व्ड. So now we are going to start from question number 7. Okay, in this video we are going to start from question number 7. So let's start question number 7, solving it. So question number 7, listen the statement. सबसे पहले बोल रहा है, स्टेटमेंट सुनो ध्यान से. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38, 11th term is 38 and 16th term is what 73. तो एक एपी है जिसकी आपको 31st टर्म बतानी है. ठीक है, 31st टर्म इसकी क्या होगी, जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है और 16th टर्म 73 है. तो देखो कैसे होगा ये सवाल. A11 क्या है, A11 है 11th टर्म का मतलब A11 की वैल्यू आपको पता है A प्लस, ये जो 11 होता है इसमें से एक कम से मल्टीप्लाई होता है D, A प्लस 10D. उसी तरह से मतलब कि ये जो है वो क्या है A प्लस 10D के बराबर है. उसी तरह से जो 73 है, जो 16th टर्म है वो A प्लस 15D के बराबर होगा. ठीक है, अब क्या हुआ, आपको दो इक्वेशंस मिली. ठीक है, ये वो दो इक्वेशंस है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी एंड 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15D. फिर हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर 31st टर्म निकालनी है. मतलब एन की वैल्यू हम 31 रख के ए एन निकाल देंगे, मतलब कि ए एन नहीं ए 31 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन. हालांकि ये क्वेश्चन हम लास्ट जो क्वेश्चंस थे उनमें भी एक तरह से कर चुके हैं, जहां पर मतलब इस तरह से बताया था कि फिल इन द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस हैं उनको फिल कर दो. बट वहां पे क्या था, मतलब कि पहला बॉक्स छोड़ दिया, दूसरे बॉक्स में दिया है, तीसरा छोड़ दिया, चौथे में दिया है. तो क्या होता था कि सेकंड टर्म हमारी कुछ है, फोर्थ टर्म क्या कुछ है, उसके अकॉर्डिंग हमें बाकी सारी टर्म्स निकालनी होती थी. तो ये क्वेश्चन भी तो वैसा ही है, बल्कि ईजी ही है. 11th टर्म हमें दी है, 16th दी है और हमें 31st निकालनी है. तो एक ही निकालना है, ख़त्म करना है. तो सॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट नहीं करेंगे हम, सीधा दिया है गिवन 11th टर्म दी है. ठीक है, 11th टर्म दी है मतलब A11 इज इक्वल टू लिखेंगे हम हाउ मच, दिस इज 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. फिर 16th टर्म हमें दिया है, 16th टर्म दिया है A16 इज इक्वल टू 73 दिया है हमें, इज इक्वल टू A प्लस 15D. ये हमें बताया हुआ है उसने. ठीक है, ये सेकंड है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग 1 एंड 2. 1 एंड 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो हम लिखेंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू, अब मैंने RHS को LHS पे लिख दिया, LHS को RHS पे लिख दिया, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है. ठीक है, साथ के साथ हमने लिखा नीचे सेकंड इक्वेशन A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. अब देखो एक A प्लस का एक दोनों प्लस के हैं तो एक को हम माइनस का बना देते हैं. तो इसमें से इस पूरी इक्वेशन में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा. कितना आ गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, 10D माइनस 15D माइनस 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73 कितना होता है, 40, 33, 2 35 माइनस 35. दिस इम्प्लाइज कि D इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 5. ठीक है, माइनस 35 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 7, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और 5 7 जा 35. ठीक है, D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. ठीक है, D की वैल्यू आ गई है. अब हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इन्हीं दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन का यूज करेंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब देख लो आपको जो आसान लगता है उसका यूज करो आप. मुझे तो पहला वाला इजी लग रहा है क्योंकि उसमें 10D ही है, नीचे वाले में 15D है. ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ही करूँगा. तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो रहा है, A प्लस 10 और D की वैल्यू कितनी आई है, 7 इज इक्वल टू हाउ मच, 38. ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि A इज इक्वल टू जो है वो है 38 माइनस 70 क्यों आया, क्योंकि 10 इंटू 7 70 होता है, तो यहाँ पे 70 आ गया माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था. तो कितना हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा ये माइनस 32 हो जाएगा क्या, हाँ माइनस 32.
सो दिस विल बिकम -32। ओके, तो अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है। d की वैल्यू ये रही 7, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब हम फाइंड करेंगे अपनी जो भी टर्म उसने बोली होगी वो वाली, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अब हमें जो टर्म फाइंड आउट करने को बोला है, तो क्या बोला है उसने बोला फाइंड 31st टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंडिंग 31st टर्म। तो A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 D। क्यों, क्योंकि A nth इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 D। तो n की जगह यहाँ 31 है तो यहाँ पर भी 31 आएगा, इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 30 D इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू A की जगह हम -32 रखेंगे प्लस 32, ठीक है। A की जगह -32 लिखा और 32 नहीं लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, 30 की जगह 30 और D की जगह अब हमें 7 लिखना है। तो ये हो गया -32 प्लस 30 इंटू 7 210, ये आ जाएगा फाइनली आपका 180 178। सो ये आ जाएगा 178, आप चेक कर लेना, ठीक है। ये 178 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आएगा, आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, 7th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th पर। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन कहता है कि an EP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। ठीक है, ये है स्टेटमेंट, मतलब ये है कि एक EP है, उसमें 50 टर्म्स होंगे, ठीक है। मान लो ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, फिर बहुत सारी आएंगी, फिर एक लास्ट में टर्म आएगी। ये कुल मिला के जो है वो कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 50 टर्म्स है, ठीक है। ये 50 टर्म्स है, मतलब ये क्या है, 50th टर्म है। ये क्या है, 50th टर्म है। ये तो फर्स्ट टर्म है ही अपना, ये तो फर्स्ट है, वो 50th है। मतलब ये क्या है, एक तरह से A50 है, क्या A50 है। A50 का मतलब होता है A प्लस 49D। बताइए आपको क्या होता है A50 का मतलब, A प्लस 49D, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म है, साथ के साथ बोलता है कि ऑफ विच थर्ड टर्म, देखो सुनो, NEP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब थर्ड टर्म ये जो है ये क्या है, ये 12 है। थर्ड टर्म 12 मतलब A3 की वैल्यू है 12। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, यही हुआ। A प्लस 2D की वैल्यू है 12 और A प्लस 49D की वैल्यू है 50। अब आपको फाइंड आउट करना है कुछ, अब आप फाइंड आउट तो कर ही लोगे, देखो बहुत ईजी है, देखो मैं बता देता हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि 7th क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, सेम ही है। तो A3 की वैल्यू है कितनी, 12, 12 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D आएगा, ओके। एंड A क्या है 50, A50 की वैल्यू कुछ दी है क्या, हाँ बोला है उसने। एंड द लास्ट टर्म इज 106, कहा कि एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 106 है। A50 ही 106 है, इज इक्वल टू A प्लस 49D, ठीक है। ये बन गया दो इक्वेशन, ठीक है, दो इक्वेशन बन गया। इसको हम करेंगे सॉल्व, इन दोनों को अपना एलिमिनेशन मेथड वाले से सॉल्व कर देंगे, उससे A की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उससे D की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और हमें क्या निकालना है, 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। 29th टर्म कितना होगा, तो A की वैल्यू आपको पता लग गई है, D की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो A प्लस A29th टर्म क्या होगा, A प्लस 28D, एक कम होता है, सिंपल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 8th क्वेश्चन को और ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। सो नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th पे चलते हैं। 9th क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, एक बार मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। बहुत इजी है, फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को चेंज किया है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई AP है, उसका जो थर्ड टर्म है मतलब कि A3 है,
उसकी वैल्यू है 4 और उसका जो 9th टर्म है मतलब A9 है वो है -8। A3 की वैल्यू क्या होती है A+2D और A9 की वैल्यू क्या होगी A+8D। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। अब बोलता है कि ये जो AP होगी विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हुए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए फाइंड आउट किया हमने डी फाइंड आउट किया, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हम मान के चलेंगे कि हमारा जो nth टर्म है, nth टर्म वो क्या है 0 है। तो वो nth टर्म जो 0 है वो कौन से नंबर पे आएगा ये कैसे पता चलेगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करके। n की वैल्यू जो आएगी उतने ही नंबर पे ये 0 आएगा। समझ आ गया। तो a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू आपको पता है, a nth की वैल्यू आपको पता है, तो n तो आप फाइंड आउट कर ही लोगे क्योंकि वो जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का उसमें 4 वेरिएबल्स होते हैं जिसमें 3 आपको पता लग गए तो 4 तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, गिवन है हमें, क्या गिवन है, गिवन है कि A3 की वैल्यू है 4 इक्वल टू A+2D होता है। ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये बात ध्यान रखो कि A3 का मतलब क्या हो गया 2D, मतलब कि यहाँ पे जितना होता है अगर वो थर्ड टर्म होती है तो फर्स्ट टर्म में 2 गुना जोड़ दिया जाता है कॉमन डिफरेंस का तो आ जाएगा। अगर 9th टर्म है तो 8 गुना जोड़ देंगे, डी जो है वो 8 बार जुड़ेगा तभी तो 9th टर्म आया होगा, मतलब फर्स्ट टर्म उसमें 8 बार डी जोड़ोगे तो 9th टर्म आ जाएगा। तो इस बात को ना घोल के पी जाओ कि अगर A3 है तो यहाँ 2D आएगा, A9 है तो अगर यहाँ A 1000 है, मान लो 1000 आता है यहाँ पे तो यहाँ पे 999D आ जाएगा। ठीक है, बार बार हम वो सब नहीं करेंगे कि A+n-1D से हम D के का जो मल्टीपल है वो सब निकाल रहे हैं, ये सब हम नहीं करेंगे। ये सब करने लग गए तो बहुत देर हो जाएगी। फिर A8 नहीं है A9 है। A9 की वैल्यू कितनी दी है हमें, A9 की वैल्यू हमें दी है -8 जिसकी वैल्यू होती है A+8D के बराबर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A+2D इज इक्वल टू 4 एंड A+8D इज इक्वल टू -8। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना क्यों इजी होता है लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बस एक बार मैं हिंट दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जिसका जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, मतलब इस ए का कॉफिशिएंट वो हमेशा सेम ही रहता है, उसके साथ हमेशा एक ही लगा रहता है, तो उसके कॉफिशिएंट सेम है, तो इसीलिए एलिमिनेशन लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें करना पड़ता है, एलिमिनेशन लगाने के लिए कॉफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम करना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे एक किसी वेरिएबल को कैंसिल आउट कर पाते हैं और फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। बट यहाँ पर चूंकि ए जो है उसके साथ सिर्फ एक लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर हमें एलिमिनेशन लगाना बहुत सस्ता पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस किए, इधर भी माइनस आया, इधर माइनस था तो अब प्लस आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक और माइनस लगेगा, जैसे यहाँ प्लस था -1 लगा तो माइनस आ गया, प्लस था माइनस लगा माइनस आ गया, इधर माइनस ही था तो एक माइनस लग के अब तो प्लस आएगा ना, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है इस पूरी इक्वेशन को। समझ आ रहा है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि वो साइन चेंज कर दिया जाता है। देखो एक होते हैं रटने वाली चीज कि बस नीचे वाले का साइन बदल देना, फिर ऐसे कर देना, फिर वैसे कर देना, नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसके आगे जो प्लस लगा हुआ था उसके आगे अब एक माइनस आएगा और माइनस प्लस मिला के माइनस बना देंगे, इधर माइनस माइनस मिला के प्लस बना देंगे। ठीक है, तो अब कैंसिल आउट हो जाएगा। ए 2D -8D -6D इज इक्वल टू +4 और +8 इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज की जो D की वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। ओके, फ्रॉम, अब इन दोनों में से एक किसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये -8 और 8D वाले में क्यों झमेले में जाए, सीधा 4 और 2 वाले में कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 4 -2, D की वैल्यू कितनी है -2। समझ आ रहा है, यहाँ पे था 4, फिर ये 2D था, माइनस किए उधर जाके माइनस हुआ तो ये -2 और ये जो D है D की जगह -2 आ जाएगा।
4 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 8। यही हो गई हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई हमारी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब देखो डी की वैल्यू है हमारे पास और ए की वैल्यू भी है। सो नाउ सपोज, या हम लेट कर लेंगे, लेट 0, ये 0 है, ठीक है, बी द nth टर्म। ठीक है, ये क्या है? nth टर्म है। मान लेते हैं हम कि nth टर्म जो है वही 0 है। सही तो हुआ है ना ये सवाल? 8, हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि ये मुझे इसलिए कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं वैल्यू बढ़ तो नहीं रही है, मतलब 8 फिर अगला अगला टर्म ज़्यादा आएगा, अगला टर्म उससे भी ज़्यादा आएगा, तब तो इसमें 0 कभी आएगा ही नहीं, तो हम गलत कर रहे थे। बट ऐसा नहीं है, 8 माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस डी होता है, तो यहाँ डी के साइन में इंक्लूडेड है, डी की वैल्यू माइनस में है, तो इधर फिर माइनस होने लग जाएगा, मतलब वैल्यू छोटी होने लगेगी। छोटी होने लगेगी तो कहीं ना कहीं 0 पे टकराएगी। समझ आया? ओके, तो हम क्या कर रहे थे? लेट 0 बी द nth टर्म। nth टर्म, दिस इंप्लाइज कि जो ए एन है उसी की वैल्यू हम 0 मान रहे हैं। दिस इंप्लाइज कि जो 0 है उसका बराबर वैल्यू है ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। दिस इंप्लाइज, अब देखो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे, ये सब आप वेल वर्स हो जाओ अब, ठीक है, कि आर एच एस को इधर लिख दिया, एल एच एस को इधर लिख दिया, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी मेरी? 8 थी, प्लस, दिखाई दे रहा है, हाँ, प्लस n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू तो मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। और d की वैल्यू कितनी है? -2। ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो n की वैल्यू चाहिए तो जो n के जितना करीब होंगे वो उतनी लेट जाएंगे, ठीक है, उतनी बाद में जाएंगे, पहले बाकी के अगल बगल के लोग जाएंगे। तो सबसे पहले +8 जाएगा, उसके बाद -2 जाएगा, उसके बाद -1 जाएगा, तो पहले 8 जाएगा, तो 8 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू -8। ओके, फिर कौन जाएंगे? फिर जो है -2 जाएंगे। n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस खत्म, ये हो गया 4। दिस इम्प्लाइज की जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4, और ये जो -1 है वो उधर जाके +1 हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5। ठीक है, n इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द क्या? एपी। ठीक है, कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म हो जाएगा। आप निकाल के भी देख लीजिए, मतलब निकाल सकते हो आप इतना। तो देखो, पहला टर्म मेरा आया था 8 और फिर d आया था -2। -2 करेंगे तो क्या होगा? जैसे ये 8 होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करके आता है नेक्स्ट टर्म, तो 8 में प्लस किया मैंने d को, d का मतलब -2, तो यहाँ आ गया 6। इसी तरह से उसका अगला कौन आएगा? 4, उसका अगला कौन आएगा? 2, उसका अगला कौन आएगा? 0, और 0 5वें नंबर पे आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5वें पे आ गया। ठीक है, मेरा आंसर है इसका मतलब। ठीक है, 10th सवाल पे चलते हैं। 10वीं जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है हमें कि देखो, पहले मैं पेज सेट कर लूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। एक कोई एपी है, उसकी 17th टर्म है, ठीक है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो, कॉमन डिफरेंस जो है डी, उसको तो तुम्हें फाइंड आउट करना है। क्या कहा यह जा रहा है कि एक एपी है, उसका जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है 10वें टर्म से 7 ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि जो 10वां टर्म है, मतलब कि A10 जो है, और ये 17th टर्म है, मतलब कि A17 जो है, वो एक्सीड कर रहा है A10 को। कितने से एक्सीड कर रहा है? 7 से एक्सीड कर रहा है। 7 से एक्सीड करने का मतलब यहाँ पे 7 जोड़ दोगे तो A17 आ जाएगा। समझ आया? इसका मतलब यही हुआ ना, कह रहा था कि 17वां टर्म A10 से 7 एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मतलब 7 ज़्यादा है उससे, तो A10 में 7 हम जोड़ेंगे तब जाके A17 आ जाएगा। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, हियर सॉरी गाइज, क्या हुआ है, हियर A17 इज इक्वल टू A10 प्लस
7, ठीक है, ये है हमारे पास। तो क्या हो रहा है, A17 की वैल्यू पुट करो। A17 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 16D इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू A प्लस 10 की जगह 9D आएगा, इज इक्वल नहीं प्लस फिर ये वाला 7, ठीक है, इतने तक हम पहुंच गए। अब देखो इधर भी A प्लस में है, उधर भी A प्लस में है, तो वो प्लस का इधर आता, अगर मान लो इन फ्यूचर कभी, मान लो इन फ्यूचर इस A को मैं इधर लेकर आता तो माइनस हो जाता, तो एक प्लस का और एक माइनस का, और इक्वालिटी के एक ही साइड पर कोई क्वांटिटी प्लस में भी और माइनस में भी हो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं इधर ही कैंसिल आउट कर देता हूँ, A और A, ठीक है, प्लस से कैंसिल आउट। ध्यान ये रखना, इक्वालिटी के जब एक चीज उधर हो और एक चीज इधर हो तब तो सेम साइन होते हैं, तो फिर कैंसिल आउट होते हैं। इक्वालिटी के एक ही साइड पे हो तब अगर सेम साइन होंगे तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, तब अपोजिट साइड अपोजिट होंगे तो कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अगर यहां भी माइनस ए होता, यहां भी माइनस ए होता तो भी कैंसिल आउट हो जाते। दिस इंप्लाइज, अब मैं इस 9D को इधर लेकर आता हूं क्योंकि मुझे D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A तो मेरा रफा दफा हो गया, ठीक है, तो मुझे कोई इशू है भी नहीं, मुझे A चाहिए भी नहीं था, मुझे निकालना भी नहीं था, और मेरे को अच्छा ही हुआ कि A गायब हो गया, वरना A क्या करता, A कभी सॉल्व ही नहीं होने देता D को, क्योंकि फिर मैं D कैसे निकालूंगा अगर A गायब ही नहीं होगा, तो A को तो गायब करना जरूरी है, तो हो भी गया, अच्छा है। 16 माइनस 9D इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज 16 माइनस 9D इज 7D, 7D इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि 7/7 1 होता है। दिस इम्प्लाइज की जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे थोड़ा जुकाम है दोस्तों, ठीक है, तो आई एम सॉरी। फिर 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। आप समझ रहे हो क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक एपी दी गई है, तो एपी ये है, तो मैं लिख ही देता हूँ, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना तो पड़ेगा ही, तो इधर ही लिख देते हैं। गिवन एपी इज, क्या है गिवन एपी, गिवन एपी है 3, फिर आता है 15, फिर आता है 27, फिर आता है 39, फिर आता है, इस तरह से चलते 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 चलता जाता है। कहता है कि ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म, ठीक है, विच टर्म, इस एपी का विच टर्म, कौन सा टर्म होगा 132 ज्यादा कितने से, 54th टर्म से। 54th टर्म मतलब A54 से 132 ज्यादा होगा, मतलब 132 अगर A54 में जोड़ दोगे तो एक वैल्यू जो आएगी वो कौन सा टर्म है, वो विच टर्म, विच टर्म मतलब 7th है, 9th है, 11th है, 12th है, 50th है, 100th है, कौन सा है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको A की वैल्यू पता ही है, ठीक है, A की वैल्यू आप पता ही है, A की वैल्यू सीधे सीधे 3 दिखाई दे रही है, D की वैल्यू पता ही है, आप निकाल लोगे, 15 माइनस 3 कर दो इज इक्वल टू 12 आ गया। अब आपको A54 निकाल लो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लो, उसमें 132 जोड़ के एक और वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और जैसे 0 के लिए निकाला था वैसे इसके लिए ए nth मान लो और n की वैल्यू निकाल दो, तो निकल जाएगा कि कौन ऐसा है जो 132 ज्यादा हुआ A54 से, मतलब 54 से, ठीक है। तो बहुत इजी है, देखो, सो A54 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 53D कितनी होगी, इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 और 53 और D की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू हाउ मच, 12 3 36, ठीक है, 12 पंजे 60 और 3 63, 63 और 3 और तो 639, 639 आ गया, ठीक है, 12 3 36, 3 12 पंजे 60 63 3, ठीक है। नाउ ये जो नाउ 639 है, ये जो 639 है, 639 में मैं प्लस करता हूँ, क्या प्लस करता हूँ, 132 इज इक्वल टू हाउ मच, 9 2 11, 9 2 11 7 और फिर से 7 आएगा, तो 771 आएगा क्या, 771 आया। नाउ लेट
अब हम लेट करेंगे, लेट कि ये जो 771 है 771 बी दी nth टर्म, nth टर्म मतलब an, मतलब nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ गिवन एपी, जो गिवन एपी है उसका nth टर्म है। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए एन जो है वही है हमारा 771। दिस इम्प्लाइज क्या, दिस इम्प्लाइज की ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू है 771। दिस इम्प्लाइज कि ए की वैल्यू अब पुट करो, ए की वैल्यू 3 थी, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू हमारी 12 थी, इज इक्वल टू 771। सबसे पहले 3 मूव करेगा तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 अपॉन 3। ये हो गया 3 दूनी 6, 1 3 दूनी 7, क्या हुआ, 1 मिनट, 3 दूनी 6, 1 3 5 15, 2 3 7 21, 257, ठीक है। 257, is it divisible 3 or it is not? I'm sorry, ये डिवाइड नहीं हो रहा था, ये माइनस हो रहा था। 771 ये जो है ये 3 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू 12 की वैल्यू हो जाएगी, 3 घटा दो 6 6 8, यही हो जाएगी ना, नहीं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। 7 6 8, हाँ ये हो जाएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 768 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 यहाँ से मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड। अब आएगा ये 12 6 72, 4 12 12 चौका 48 इज इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज कि n की वैल्यू 65 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है तो इधर प्लस 1 हो जाएगा तो 65। दिस इम्प्लाइज 65th टर्म ऑफ this AP will क्या, will exceed its कितना था, 54th टर्म था ना, 54th टर्म बाय हाउ मच, बाय 132। देखना ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आप A65 निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो A54 से 132 ज़्यादा आएगी, दिख ही रहा है, क्योंकि ये जो AP है ये बढ़ रही है, 3 है फिर 15 हो गई फिर 27 हो गई, तो A54 आएगा और A65 आएगा, तो इसके बीच में बहुत सारा बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 132 बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं दोस्तों, 12th इज, कहा जा रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कि जैसे 2 APs हैं इस बार, जैसे एक AP चल रहा होगा इस तरह से, ठीक है, ये एक हुआ ये एक हुआ ये एक हुआ, इस तरह से कुछ चल रहा होगा, दूसरा चल रहा होगा इधर, मान लो इसको लाल पेन से चलाते हैं, ठीक है, इसको लाल पेन से चलाते हैं, तो लाल पेन से मैं जो AP चला रहा हूँ इसका एक D होगा, ठीक है, और इसका भी D होगा। काले वाले का D मैं काले से लिखा और लाल वाले पेन का D, लाल वाले AP का D लाल से लिखा। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों D जो है ये बराबर है, 2 AP है उनका जो D है वो बराबर है। फिर ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो इसका एक 100th टर्म है, ठीक है, इसका ये क्या है, 100th टर्म है, 100 का मतलब A100 है, A100 का मतलब A प्लस 99D, यही हुआ, ठीक है। इसी तरह से इस AP का भी जो 100th टर्म है, मतलब कि A100 जो है इसका वो क्या हुआ, A प्लस 99D, पर यहाँ D कौन सा आएगा, यहाँ D आएगा लाल वाला, वहाँ D आएगा काले वाला। परंतु मुझे तो ये भी पता है कि ये D दोनों बराबर है, तो यहाँ पर अलग D और यहाँ पर अलग D लिखने का क्या फायदा है, इसको भी नीला D बना देते हैं, इसको भी नीला D बना देते हैं, ठीक है। पर ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो अलग अलग है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है,
तो यहाँ पर हमें अलग अलग मानना पड़ेगा। इसको हमें A1 मानना पड़ेगा और इसको मान लो हम कैपिटल A1 मान लेते हैं, इसको कैपिटल A1 मान लेते हैं, ये इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? A2 तो हम मान नहीं पाएंगे क्योंकि A2 तो ये होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली एपी है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, नीचे वाली एपी का जो फर्स्ट टर्म है, पूरा ही मिस हो गया यार, हाँ जो, अब देखो मैं क्या समझा रहा था, थोड़ा सा पेज बाहर चला गया, मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 एपी है, तो मैंने 2 एपी लिखी, ठीक है। एक मैंने लिखी ब्लैक पेन से, ये वाली एपी ब्लैक पेन से लिखा, ये वाला एपी लाल पेन से लिखा। फिर कहा कि 100th टर्म जो है, अच्छा ये भी साथ में बोल दिया कि दोनों जो एपी है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ब्लैक पेन से डी लिखा था, इस वाली एपी का जो डी था वो लाल वाला एपी का जो डी है उसके बराबर है, दोनों बराबर हो गए। तो इसे अलग अलग लिखने के बजाय इसको दोनों को मैं नीले पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, मतलब कि इसको D1 और इसको D2 जब मानते हैं लोग, उसकी जगह D है, ठीक है। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं बोला है सवाल में कि जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम है, फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम थोड़ा अलग करेंगे, इसको हमें ए लेना पड़ेगा तो इसको कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पता कि बराबर है कि नहीं है, तो उसको अलग हमें लेना पड़ेगा। तो हमने अलग क्या लिया, कैपिटल ए ले लिया। ये भी कह रहा है कि इसका जो 100th टर्म है, ठीक है, और इसका जो 100th टर्म है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 है, मतलब कि ब्लैक वाली एपी जो है उसका जो 100th टर्म है उसमें से मैं माइनस कर दूं 100th टर्म ऑफ क्या, लाल वाली एपी का, तो जो रिजल्ट आएगा वो 100 आएगा, ठीक है। अब हमसे वो कुछ पूछेगा, अब ये पूछ रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, मतलब कि 1000th टर्म जो होगा और इसका जो 1000th टर्म होगा A1000th, उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा ये तो मैं फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सपोज करो लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 एपी, एक एपी का जो है 1 एपी बी हाउ मच स्मॉलर है, गॉट इट। और हम एक और मानते हैं, हम जो दूसरा मान रहे हैं, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, या फिर लिख देते हैं अनदर एपी, नहीं तो कंफ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनदर एपी जो दूसरी एपी है बी कैपिटल है, यहाँ पे थोड़ा सा आप बना दोगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आप क्या बना दोगे, देखो ऐसा बना दोगे, दिस इम्प्लाइज ए, फिर आता है A2, फिर आता है A3, फिर इस तरह से, और दूसरी एपी लिख देना A2 और A3, इस तरह से 2 एपी चल रही है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्या हो रहा है, सेम कॉमन डिफरेंस है। गिवन दैट बोथ एपीज, दोनों जो एपीज हैं, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस, सो लेट इट बी स्मॉल डी, ठीक है, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। ये डी दोनों के लिए है। ऑल्सो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि एक जो एपी होगी, जो छोटे छोटे लेटर्स वाली एपी थी A100 माइनस जो बड़े वाली, जो बड़े लेटर्स में चल रही थी, देखो एक हमारी थी एपी A1, नहीं A थी, फिर था A2, फिर था A3, एक तो ये एपी हमने ली और एक ली हमने A2 A3, ये एपी ली, तो एक A100 माइनस उसका नीचे वाले का 100th टर्म माइनस करेंगे तो 100 आता है। तो हमें पूछा था कि इसका 1000th
माइनस इसका 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो निकाल लेते हैं। ये क्या है, A100 क्या है, A प्लस 99D। इसका जो फर्स्ट टर्म है, ये बताओ, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है, तो A आया, 99 आया, D आया। फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। किसको माइनस करेंगे, A100 बड़े वाला, ये जो AP है, इस AP का जो A100 है, इसका A100 कौन होगा, इसका होगा फर्स्ट टर्म कैपिटल A प्लस 99, और ये D तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, इज इक्वल टू 100। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब प्लस 99D माइनस 99D खत्म हो गया। दिस इंप्लाइज कि A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ठीक है, मान लो कि ये फर्स्ट है। ठीक है, या चलो अभी मत मानो, मैं बाद में मनवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में मनवाता हूँ ये। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, इससे आगे आप जा ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि इससे आगे आप क्या आगे जाओगे, दो वेरिएबल्स है और एक इक्वेशन है, तो इसके आगे तो कोई वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अब हम करते हैं 1000 टर्म के लिए। नाउ फॉर 1000th टर्म्स, 1000th टर्म्स का मतलब A1000th माइनस कैपिटल A1000th, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। दिस इंप्लाइज कि A1000th क्या होगा, A प्लस 999D यही होगा, फिर माइनस इसका 1000th टर्म क्या होगा, कैपिटल A प्लस 999 एंड D इज इक्वल टू, ये खुलेगा A प्लस 999D फिर माइनस A and then this also becomes 999 smaller d, so plus d and minus d is equal to A plus A minus A। इतना ही वैल्यू आया किसका, A1000 माइनस A कैपिटल स्मॉलर A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल टू A माइनस A इज इक्वल टू हाउ मच, 100। कहां से पता चला हमें ये, अब हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये 100 कहाँ से आया, तो मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट क्या था हमारा, यही था, इसीलिए मैं पहले ही मनवा रहा था फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, हो गया सवाल। अब इसके आगे स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। जैसे लिख सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन, लिख देता हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन their 1000th term will also be 100। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखो पर्दे के पीछे क्या हो रहा था वो मैं बता देता हूँ। पर्दे के पीछे ये हो रहा था कि एक इधर कोई होगा, फिर इधर कोई होगा, फिर इधर, ये एक एपी चल रही है। ठीक है, इसमें जितना डी बढ़ता है, एक दूसरी कोई एपी है, ये भी चल रही है। ठीक है, जितना इसमें डी बढ़ता है उतना ही डी इसका भी है, तो उतना ही इसमें भी बढ़ जाता है। मतलब मान लो यहाँ पे 3 प्लस होता है, इधर प्लस 3 होता है, तो इधर भी प्लस 3 हो जाता है, इधर प्लस 3 होता है, फिर इधर भी प्लस 3 हो जाता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, वही कोई भी टर्म हो उनके बीच में भी डिफरेंस रहेगा। क्यों, देखो जैसे मान लो यहाँ पर ए होगा, इधर कोई ए होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि स्मॉलर ए है, ये कैपिटल ए है, इधर मान लो कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में मान लो 50 का डिफरेंस है, इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो ये 50 आ रहा है, मतलब कि ये 50 ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो इसमें 3 जुड़ेगा और इसमें भी 3 जुड़ेगा, तो इधर भी 50 ज़्यादा रह जाएगा, फिर 3 जुड़ गया, फिर 3 जुड़ गया, इसमें भी 50 ज़्यादा रह जाएगा, फिर इधर भी 50 ज़्यादा रह जाएगा। तो जितना पहले टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा उतना ही किसी भी टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा। यही तो बोला था उसने कि 100th टर्म के बीच में, यही बोला था ना कि 100th टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है। तो हमें पता चला कि यार अगर वहां 100th टर्म के बीच में 100 का डिफरेंस है, तो पहले टर्म के बीच में भी 100 का डिफरेंस है, और फिर 1000th टर्म के भी 100 का ही डिफरेंस है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई पीछे की, ये हो रहा था। कौन सा सवाल हम कर रहे हैं, 12th सवाल। हम चलते हैं अब 13th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है,
13th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपस में थोड़े थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इस एक्सरसाइज को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इस एक्सरसाइज को हम स्किप नहीं कर सकते, मतलब कि आई मीन मैं स्किप नहीं कर सकता, कि क्योंकि हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाए हर क्वेश्चन में। इसमें पार्ट्स नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या आता है 13th क्वेश्चन में, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं? ये होता है 3 डिजिट का नंबर। पहला 3 डिजिट का नंबर कौन है? पहला फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन है? तो पता चला आपको कि पहला तो भैया 300 है या सर 300 है। अंतिम कौन सा है? अंतिम कौन सा है ये बात आपको पता ही है कि लास्ट जो है वो 999 है, उसके बाद 1000 आ जाता है, उसके अंदर 4 डिजिट हो जाती है। कहा ये जा रहा है कि जितने टर्म्स आएंगे, ठीक है, कह रहा है कि ये जितने टर्म्स आएंगे इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 से कितने 3 डिविजिबल नंबर्स सीधा सीधा वो है डिविजिबल है, तो मतलब वो फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड कर रहा है। अगर वो बोलता कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, समझ रहे हो, बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर कितने नंबर है डिविजिबल, तब हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते, पर यहाँ पे तो हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट 100 हो गया, लास्ट 999 हो गया। अच्छा, कह रहा है कि 7 के डिविजिबल कितने हैं, तो हमें चेक करना है 7 के डिविजिबल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो 100 है इसके बाद कौन है जो पहला डिविजिबल है। फिर देखना पड़ेगा कि लास्ट जो है उससे पहले, जस्ट पहले कौन है जो 7 से पूरा डिविजिबल है, मतलब कि 100 के बाद कौन है जो पूरा डिविजिबल है, और 999 से पहले कौन है जो पूरा डिविजिबल है। फिर हमें पता है कि पहला हमें पता लग गया, लास्ट में पता लग गया, और जो कॉमन डिफरेंस चलेगा वो कितने का चलेगा, 7 का ही तो चलेगा, क्योंकि इसमें 7 जुड़ेगा वो डिविजिबल हो जाएगा, फिर 7 जुड़ेगा फिर डिविजिबल हो जाएगा, फिर 7 जुड़ेगा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे टेबल में 7 जुड़ जुड़ के टेबल बनती है, उसी तरह से 7 कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि 7 ही कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 7 है। फर्स्ट टर्म तुम्हें ए मिल ही जाएगा, ए nth तुम्हें मिल ही जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ही डिविजिबल होंगे। समझ में आ गई कहानी? अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, ये तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। एंड लास्ट, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लास्ट 3 डिजिट वाली लाइन भी लिखनी पड़ेगी मुझे, तो पहले लिख देते हैं लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय हाउ मच, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, अब यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी। अब देखो डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहला डिविजिबल कौन है कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो है 100 के ऊपर कौन है, तो पहले 100 को 7 से डिवाइड करो, डिवाइड किया, 7 एकम 7, 1 3 0 चौक 28, 2 बच गया। हमें किससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है। मतलब अगर इसमें 2 मैं कम कर दूं, 2 कम कर दूं, 100 माइनस 2 कर दूं, तो आ जाएगा 98, ये पूरा डिविजिबल है। पर ये तो 2 डिजिट है, तो इसमें मैं 7 और जोड़ दूंगा, 105 बना, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। और एक बार मतलब 98 पूरा डिविजिबल है, इसमें 7 जोड़ देंगे, 105 आ गया, हो गया डिविजिबल, 105 डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई, हमारी जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो आ रही है 105। अब हम देखते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए 999 को डिवाइड करना पड़ेगा, 999 इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है आंसर, 7 एकम 7, 2 आया, 9 आया, 7 चौक 28, माइनस किए 1 आया, 9 आया, 7 दूनी 14, 5 बचा। अब 5 बच गया है, देखो इसका मतलब ये 999 में से मैं 5 घटा दूं तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो 999 में से 5 घटाया, आया 994,
इसका मतलब ये 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा और इसके बाद तो सीधा 1000 के ऊपर चला जाएगा, तो वो हमें देखना नहीं है। हमें देखो, हमें जब लास्ट पता करना होगा तो सिर्फ रिमाइंडर को माइनस करना है, बट हमें जब पहला टर्म पता करना है तो रिमाइंडर माइनस हम जब करते हैं तो हम अपने रेंज के बाहर चले गए। 98 हमारे स्कोप में नहीं है, हमारे स्कोप में तो 3 डिजिट वाला चाहिए था, तो हमें एक बार 7 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। कोई भी और डिविजिबिलिटी वाला भी आएगा तो यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आ गया 994 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एंड दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? अगर 7 की डिविजिबिलिटी है तो कॉमन डिफरेंस आती है इज 7, मतलब डी की वैल्यू 7 है। दिस इम्प्लाइज, सो मतलब हम लिखेंगे फॉर्म्ड ईपी इज, जो ईपी बन रही है वो क्या है? फॉर्म्ड ईपी इज, कितनी है फॉर्म्ड ईपी? 105 से स्टार्ट होती है, फिर 105 में 7 जुड़ती है 112 आ जाता है, फिर 112 में 7 जुड़ती है 119 आ जाता है, यही ईपी बन रही है। ये जा रही है अंत में 994 पे रुकती है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 994 ये पूरे में कितने टर्म्स होंगे या कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। हियर, यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट टर्म जो है वो है 105, डी की वैल्यू जो है वो तो 7 है, कॉमन डिफरेंस पहले ही पता है, यहाँ से माइनस करके देखोगे तब भी सेम ही बात है वो, ठीक है। मतलब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कान तो लाल हो ही जाना है ना। ए एन इज इक्वल टू हाउ मच? ए एन इज इक्वल टू 994 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज कि जो ए एन है मतलब कि 994 है, हम लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। दिस इम्प्लाइज कि ए एन जो है वो है 994 इज इक्वल टू, तो 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस 1, d की वैल्यू है 7। दिस इम्प्लाइज कि जो n माइनस एक मिनट, n माइनस 1 की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड, अच्छा ठीक है, अब 7 भी लेके चले जाते हैं, ठीक है। 994, अब थोड़ा सा हम एडवांस मानते हैं आपको, ठीक है। 105 यहाँ तक हम पहुंच गए थे, इसके बगल में 7 लगा हुआ था तो वो अब इसके बगल में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा वो? इक्वल टू 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा? 894 माइनस 800, 889 हो जाएगा क्या? 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 से करेंगे 7 1 जा 7, एक उधर गया, 7 2 जा 14, 7 जा 49, 7 2 जा 14, 49, हाँ ठीक है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 128, क्योंकि 127 में प्लस 1 होगा। दिस इम्प्लाइज, क्या पूछा था इसने? इसने पूछा था दिस इम्प्लाइज कि 128 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स will be what? Will be divisible by what? by 7। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। आई थिंक 7 क्वेश्चंस और रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो। ओके, so thank you so much.